गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ब्रो। वही आवाज आ रही है तो। हाँ, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, आज हम लोग ना पढ़ने वाले हैं ग्रुप थियरी, ठीक है? रिफ्रेश कर लो एक बार सब लोग, ठीक है? एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर 2 मिनट का वेट करके। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओए डाकू बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैसे हो सब लोग? यार बड़े थके थके लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? दिख ही नहीं रहा हूं मैं। मैं दिख रहा हूं ना? एक लाइट लगा दूं? अरे ठीक है, बहुत गर्मी होती है यार, इतनी ठीक है लाइट। दिखता है ना बोर्ड पे, पढ़ाना ही तो है बस। लाइट मुझे क्या करोगे देख के? वैसे भी मुझे नहीं देखना है, तुम लोगों को सिर्फ मेरी आवाज सुननी रहती है। ठीक है, शायद कुछ लोग आपको ही देखने आते हैं, मेरे को मत देखो भाई, बात सुनने आओ। मेरे को देख के क्या करोगे? मेरे को देख के कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल आएगा। पढ़ ले एक बार। देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने लैटिस पढ़ा था, और जब हम लोग पोसेट के बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे थे, तो जब हमारा पोसेट वाला कॉन्सेप्ट था तो वो ये था कि बेसिकली ए कॉमा आर लिखते थे हम लोग, ठीक है? जब अगर मैं पोसेट के बारे में बात करता था तो पोसेट वाले में क्या बोलता था, जब मैं ये ए लिखता था तो वो क्या होता था, वो हमारे पास में सेट होता था। और जब हम लोग आर लिखते थे तो आर में क्या होता था कि ये बेसिकली हम लोग रिलेशंस लिखते थे, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मैं ना इसी चीजों को मैं लेगेसी में आगे लेके चलता हूं। तो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ सेट आई विल पुट एज अ सेट, इंस्टेड ऑफ अ रिलेशन आई विल ट्राई टू पुट एज अ ऑपरेशन। समझ में आ गया? तो वही मैं फॉर्मेट में रख रहा हूं। तो पहले हम लोगों ने जब पोसेट के बारे में बात किया था तो पोसेट में यह था कि ए कॉमा आर था, तो ए की जगह पर हम लोग सेट लिखते थे, आर की जगह पर हम रिलेशन लिखते थे। अब इसी लेगेसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं, तो सेट की जगह पर मैंने सेट ही लिखा है, ऑपरेशन की जगह पर मैं क्या, रिलेशन की जगह पर मैंने ऑपरेशन लिख दिया। अब ये ऑपरेशन किस तरीके का ऑपरेशन? ये जो ऑपरेशन है वो किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आई विल ट्राई टू टेक वन सेट एंड आई विल ट्राई टू टेक विच इज नथिंग बट द ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन जो हो सकता है वो किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि या तो आपका एडिशन का ऑपरेशन हो सकता है, या तो आपका माइनस का ऑपरेशन हो सकता है,
ठीक है, या तो डिवीजन का ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हो सकता है, मतलब ये जो चीज है वो कोई भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, एक कॉमन फॉर्मेट में जी ले लेता हूं, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशन की जगह पर क्या लिखता हूं, ऑपरेशन को, जैसे हमारे पास में तो मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास में मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन मल्टीपल ऑपरेशंस को डिनोट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू राइट डाउन एक कॉमन ऑपरेटर में लिख लेता हूं। अब ये कॉमन ऑपरेटर क्या है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है। इट कैन बी एडिशन, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी डिवीजन और इट कैन बी मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम लोगों को ये वाली चीज पढ़नी है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जी और ये वाला ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ ग्रुप, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। आज मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन दूंगा ग्रुप का, कनेक्ट जो है वो मैं कल करवाऊंगा बाइनरी ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा। आज मेरा सिर्फ मोटो ये है कि आप लोगों को ग्रुप समझ में आना चाहिए कि बेसिकली ग्रुप की डेफिनेशन किसे कहते हैं, ये चीज सीखनी है और हम लोग थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ग्रुप का लेके है। मैं फिर से बता देता हूं कि अभी मैंने क्या किया, मैंने पोसिट वाली चीजों से छलांग मार के यहां पर आ गया। तो इसमें भी मैंने, वहां पर हम क्या करते थे, सेट और रिलेशन के बारे में बात करते थे, और मेरे पास में एक सेट है और ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, तो मैंने सेट की जगह पर जी ले लिया है और उसके बाद में क्या किया है, ये किसी भी तरीके के ऑपरेशन को रैंडमली मैंने डिफाइन करने के लिए ये यहां पर लिख लिया है। अब ये वाली जो चीज है इसको ग्रुप कहा जाता है। और ये कब ग्रुप कहा जाता है, ये तब ग्रुप कहा जाता है जब ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब हम लोग चलते हैं, इसमें पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम जो है वो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि क्लोज होनी चाहिए। अब क्लोज का मतलब क्या है, अब अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं कि ए जो बिलोंग करता है जी से, और दूसरा एलिमेंट लेता हूं बी जो भी बिलोंग करता है जी से, तो ये एक एलिमेंट है, लेट्स कंसीडर एनी एलिमेंट। तो ए आई एम टेकिंग एज एनी एलिमेंट, बी आई एम टेकिंग एज एनी एलिमेंट, उसके बाद में मैंने ए ले लिया, उसके बाद में मैंने बी ले लिया। अब ये ए और फिर रैंडम ऑपरेशन बी का जो आंसर आना चाहिए वो भी घूम के इसी सेट में आना चाहिए। अगर ये चीज पॉसिबल होती है तो इस चीज को हम लोग क्लोज प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बड़ी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास में कोई भी एक सेट ले लो, ठीक है, आप कोई भी, हमारे पास में हम कुछ भी सेट ले सकते हैं। हमारे पास में हमने कोई भी एक सेट ले लिया, उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कोई भी ऑपरेशन ले लिया। तो अब मेरे पहली प्रॉपर्टी है, ऐसे चार प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, जिसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, जिसको हम लोग क्लोज बोलते हैं, उसमें यह कहता है कि रैंडम अगर आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए, फिर रैंडम आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया बी, जो दोनों सेम सेट से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो ऑपरेशन आना चाहिए वो भी सेम सेट में घूम के आना चाहिए। अगर ये चीज होती है तो इसको हम लोग क्लोज प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चलो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज अ क्लोज प्रॉपर्टी। अब जैसे अगर मैं क्लोज प्रॉपर्टी के बारे में जाऊं और क्लोज प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो लेट्स ट्राई टू टेक एन एग्जांपल। अब जैसे मैंने एक ले लिया जी और फिर मैंने यहां पर एक रैंडम ऑपरेशन ले लिया। ग्रुप को लिखने का यही तरीका होता है। अब एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सेट ले लिया कि लेट्स कंसीडर कि मेरा जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है और जो ये रैंडम ऑपरेशन है वो बेसिकली z प्लस है। अब मुझे ये चेक करना है कि बेसिकली ये ग्रुप है या नहीं है। तो अब मेरा जो सेट है वो क्या डिफाइन कर रहा है, मेरा जो सेट है वो डिफाइन कर रहा है z। अब कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर मैं इसके सेंस में लिखूं तो ये कहता है कि a बिलोंग करना चाहिए जी में, फिर कहता है कि b बिलोंग करना चाहिए जी में, उसके बाद में कहता है कि a रैंडम ऑपरेशन b बिलोंग करना चाहिए जी में। देखो ये जो ऑपरेशन है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वेराइटीज के हो सकते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन मत समझना, ये एक मैंने रैंडम ऑपरेशन लिखा है, ये बस ऑपरेशन लिखने का तरीका है। कभी कभी कुछ किताबों में ऑपरेशन, रैंडम ऑपरेशन लिखने का तरीका जो होता है वो इस तरीके का होता है, कभी कभी कुछ अलग अलग किताबों में होता है। तो ये एक रैंडम ऑपरेशन लिखा है मैंने, इसको आप लोग मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल मत समझना। तो ये वाले सेंस में मैंने क्लोज ये लिखा है। अब अगर मैं ये वाले सेंस में लिखूंगा तो ये वाला सेंस क्या कहेगा, ये कहेगा कि अगर कोई एक एलिमेंट है वो अगर इंटीजर है और दूसरा अगर एलिमेंट है वो अगर इंटीजर है, तो इनका ऑपरेशन क्या है, मेरा एडिशन। तो इनका जो एडिशन होगा वो भी घूम के क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये चीज आप लोग जो है वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ही पढ़ लेते हो कि एडिशन ऑफ टू इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर।
इसको अगर मैं विजुअलाइज करवाऊं तो ये देखना, ये एक एलिमेंट लिया आपने ए, फिर मैंने दूसरा एलिमेंट लिया बी। अब इनका जो ऑपरेशन होगा ए प्लस बी, और ये जो मेरा पूरा सेट है, ये सेट कितने का है, सेट ऑफ इंटीजर का है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी घूम के इसी सेट में आना चाहिए। अगर ये चीज होती है तो इसको हम लोग क्लोज प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ये हुआ तो क्लोज है, अगर नहीं हुआ तो ये क्लोज नहीं है। हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग ना कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल। अब जैसे मैं ना अगर ये लेता हूं कि लेट्स कंसीडर D12, ठीक है, और उसके बाद में मैं यहां पर इफ आई विल टेक एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, अब मैं यहां पर ऑपरेशन लेता हूं, लेट्स कंसीडर कि मैं GLB वाला ऑपरेशन लेता हूं। अब ये D12 क्या है, ये एक सेट है, ठीक है, और ये एक ऑपरेशन है, ये एक सेट है और ये एक ऑपरेशन है। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो सेट है, सेट में एलिमेंट्स क्या जगह हो जाएंगे, आई विल टेक 1, आई विल टेक 2, आई विल टेक 3, आई विल टेक 4, 6 एंड देन आई विल टेक 12, और फिर मेरा जो ऑपरेशन है वो बेसिकली क्या है, GLB का ऑपरेशन है, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं तो उस दो एलिमेंट का इस ऑपरेशन के साथ में घूम के इसी सेट में आना चाहिए। अब अगर चाहे आप लोग GLB के फॉर्मेट में ले लो, या तो जो है वो बेसिकली आप लोग जो है वो GCD के फॉर्मेट में ले लो। मैंने आप लोगों से ये बोला है कि ये ऑपरेशन मेरा किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है, तो मैंने फिलहाल के लिए GLB वाला ऑपरेशन ले लिया, मैंने फिलहाल के लिए GCD वाला ऑपरेशन ले लिया, ठीक है। तो अब जैसे मैं 3 और 4 का अगर GCD देखूंगा तो वो 1 आएगा। अब मैं 6 और 12 का अगर GCD देखूंगा तो वो 6 आएगा। 3 और 6 का अगर GCD देखूंगा तो वो 3 आएगा। तो आप अगर कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो 100% उनका जो GCD होगा वो घूम के फिर इसी में आएगा। अब अगर मैं नॉर्मल किसी तरीके से बात करूं, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई विल टेक एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू D12, इफ आई विल टेक एनी एलिमेंट्स दैट अगेन बिलोंग्स टू D12, तो ऑपरेशन मेरा क्या है कि GCD ऑफ A, B दैट शुड आल्सो बिलोंग्स टू D12। सो इफ आई विल बी आस्किंग कैन आई से दैट कि इट इज अ क्लोज्ड और नॉट, कैन एनीवन वेरीफाई दिस? It is a single operation, Aryan. Right? It is a closed, yes or no? ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये बेसिकली क्या होगा, ये मेरा बेसिकली क्लोज होगा। मैंने जैसा आप लोगों को बताया, ठीक है, मुझे पता है कि टीओसी में आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा है, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, बट मेरा यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉपर्टी है जो ग्रुप थ्योरी के बारे में है। तो लेट मी टीच यू कि बेसिकली व्हाट इज अ क्लोज प्रॉपर्टी, एंड आई नो दैट एवरीबडी नोज अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी। मुझे भी पता है कि आपको भी पता है, मुझे बस एग्जांपल देना है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर जो एक नॉर्मल हमारा जो हमेशा से ऑपरेशन है वो बेसिकली z है, और लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, लेट्स कंसीडर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो अब मेरे पास में एक सेट है और मेरे पास में ये वाला ऑपरेशन है। अब अगर मैंने क्या किया, लेट मी ट्राई टू टेक वन एग्जांपल कि ये एक सेट ऑफ इंटीजर है और जो मेरा ऑपरेशन है वो बेसिकली डिवीजन का ऑपरेशन है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर जो है वो मेरा एक सेट है और सेट जो है वो बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब अगर मैंने ए ले लिया कि लेट्स कंसीडर इफ आई विल टेक ए दैट बिलोंग्स टू z। अब अगर मैंने यहां पर बी ले लिया कि लेट्स कंसीडर कि बी दैट बिलोंग्स टू z, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप अगर एलिमेंट ए ले लो, आप अगर एलिमेंट बी ले लो। अब अगर इनके बीच में ऑपरेशन करवाओगे कि ए ऑपरेशन बी, तो जरूरी नहीं है कि ए ऑपरेशन बी जो है वो हमेशा जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे। मतलब इनके बीच में जो ऑपरेशन आएगा वो जरूरी नहीं कि घूम के यहां पर ही आए, वो बाहर भी जा सकता है। तो जब वो बाहर जा रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ क्लोज। सो आई कैन से दैट कि इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, दिस ऑपरेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोज। So we can easily say that कि it is not going to be a close। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। मैं फिर से दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लिया कि लेट्स कंसीडर कि ये एक मेरा सेट है Z और फिर उसके बाद में ये एक रैंडम ऑपरेशन है। अब मैंने क्या किया, अब ये वाला सेट देखना मेरा कि लेट्स कंसीडर इसके जगह पर मैंने A ले लिया और इसके जगह पर मैंने ये मल्टीप्लीकेशन ले लिया। एंड इफ आई विल आस्क कि लेट्स कंसीडर जो मेरा सेट है A है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है बेसिकली 2n, where n is basically greater than or equal to 0, और दूसरे एक फॉर्मेट में लिख दूं कि n that belongs to set of integers। ठीक है, अब आप देखना कि मैंने क्या लिखा, ठीक है, अब मैंने क्या लिखा कि मैंने लिखा कि a और फिर मैंने लिखा है एक आपका मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन। फिर मैंने मेरा जो सेट है वो किसके फॉर्मेट में है, 2n के फॉर्मेट में।
अब अगर ये 2n के फॉर्मेट में है और n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ क्लोज्ड और नॉट? कैन एनीवन टेल मी वेदर इट इज अ क्लोज्ड और नॉट? आप लोगों ने टीओसी में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा बस ये कॉन्सेप्ट है कि मैं अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस करवा लूं कि ये क्लोज है या नहीं है। अगर ये क्लोज है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है? एंड इफ यू पीपल हैव द आइडिया अबाउट दिस, यस इट इज ए क्लोज, वी कैन इजिली ट्राई टू से दैट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर लूंगा कि ये एक मेरा सेट है जो है कि बेसिकली ए, अब यहां से मैंने उठाया तो ये किसके फॉर्मेट में है? 2a के फॉर्मेट में है। अब अगर ये 2a के फॉर्मेट में है तो a कहां से बिलोंग करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स के बिलोंग करता है। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं जो है 2b का, एंड b जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो अब मेरा ऑपरेशन क्या है? मेरा ऑपरेशन ये है कि 2a इंटू 2b होना चाहिए। तो अब ये किसके फॉर्मेट में आ जाएगा? ये आ जाएगा a प्लस बी के फॉर्मेट में। तो हमें ये पता है कि अगर a सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और b अगर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा तो a प्लस बी जो होगा वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, और ये घूम के इसका जो आंसर आएगा दैट अगेन इट विल बिलोंग्स टू द सेम थिंग। तो अब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज, यस और नो? तो ये एक दूसरा एग्जांपल था विच विल बी रिलेटेड टू दैट। अब हम लोग चलते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने आप लोगों को भी, ठीक है, अगर n की वैल्यू अजान निगेटिव भी होती तो भी वो क्या होता है? क्लोज्ड ही होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने बोला, सेट ऑफ इंटीजर जो होगा वो निगेटिव भी हो सकता है, आपका जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। तो अभी आई थिंक सब लोगों को पता है कि क्लोज की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। देन आई विल मूव टू द अनदर प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं कि एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी। लेट्स टॉक अबाउट कि बेसिकली एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए रैंडम ऑपरेशन एंड देन बी रैंडम ऑपरेशन सी, it should be equals to a random operation b and then random operation c। ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है। सो वी विल ट्राई टू टेक सम ऑफ द एग्जांपल। अब जैसे मैं अगर ये वाला एग्जांपल लिया, हमें ये पता था कि ये क्लोज है, तो अब इस चीज को अगर मुझे एसोसिएटिव के लिए चेक करना होगा, और ये सारे बच्चों को पता है कि सर एसोसिएटिव के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, हमें पता है कि एडिशन वाली जो साइन है वो एसोसिएटिव इन नेचर होती है, बट स्टिल आई हैव टू राइट इट कि a addition b plus c and then it will be equals to a plus b and then plus c and then we can say that it is satisfying the associative in nature। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या ये वाली प्रॉपर्टी जो है GLB वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव इन नेचर होगा या नहीं होगा, कैन एनीवन टेल मी द आंसर यस और नो कि वेदर इट इज गोइंग टू बी द एसोसिएटिव? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो है वो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? मोहम्मद आसिफ, कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक बात याद रखना कि डिवाइजर ऑफ n और जो है डिवाइजर ऑफ दिस, ठीक है, डिवाइजर ऑफ दिस और फिर ये वाला नोटेशन, ये चीज हमेशा क्या होती है? ये जो चीज होती है वो हमेशा आपकी लैटिस होगी, राइट? यस और नो? अगर ये वाली चीज हमेशा लैटिस होती है तो लैटिस में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी दिया था। अब उन 4 प्रॉपर्टीज में हमारे पास में एक प्रॉपर्टीज ये आई थी कि एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है। अगर वो एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है, मतलब जीएलबी और एलयूबी दोनों एसोसिएटिव सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो चीज होगी ये भी आपकी क्या करेगी? एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। अब हम लोग थर्ड वाला एग्जांपल ले चलते हैं। ये तो बेसिकली क्लोज नहीं है तो इसको हम लोग एसोसिएटिव नहीं चेक करेंगे, बट इफ आई विल आस्क वेदर इट इज एसोसिएटिव इन नेचर, व्हाट विल बी योर आंसर? डिवीजन इज एसोसिएटिव इन नेचर, यस और नो? प्लीज टेल मी योर आंसर, ठीक है? ओके, अब I will move to the another property and then that is basically called as what? That is basically called as the associative property which will be related to this। अब अगर मैं इसके लिए जाऊंगा और इसके लिए अगर इस फॉर्मेट में मैंने बात की तो इसमें क्या होगा कि I will be writing 2 raised to a dot 2 raised to b and then dot 2 raised to c। It should be equals to 2 raised to a, 2 raised to a dot 2 raised to b and then dot 2 raised to c। अब यहां पर देखना आप लोग कि मैं अगर इस चीज को लिखूंगा तो आई विल राइट 2 raised to b plus c and then here 2 raised to a। अब ये आ जाएगा 2 raised to a plus b plus c, और ये चीज सबको पता है कि अगेन इट विल बी 2 raised to a plus b plus c। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो चीज होगी, ठीक है,
अब ये वाली जो चीज होगी वो ये भी क्या होगी, ये भी एसोसिएटिव इन नेचर होगी, और ये चीज का भी हमें पता है, राइट। आई होप दैट एवरीबॉडी बेसिकली दे हैव अंडरस्टूड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये किसकी थी, एसोसिएटिव इन नेचर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। ये तो बड़ी बच्ची वाली प्रॉपर्टी थी, बहुत ही सिंपल वाली प्रॉपर्टी थी। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, बस आप लोग मुझे ये बता दो कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग। लेट्स कंसीडर कि एक रियल नंबर है और एक रैंडम ऑपरेशन है। अब ये रैंडम ऑपरेशन को मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स कंसीडर कि ab/2 से। चेक वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट। क्या आप लोग बोल सकते हो कि ये एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? प्लीज लेट मी नो दैट। थैंक यू सो मच कविता। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें यह पता करना होगा कि अगर मैं इस चीज को एसोसिएटिव चेक करूंगा तो मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ए रैंडम ऑपरेशन बी और फिर रैंडम ऑपरेशन सी एंड देन इट इज इक्वल्स टू ए रैंडम ऑपरेशन बी और फिर मैंने लिख दिया रैंडम ऑपरेशन सी। अब यहां पर देखना कि इसका जो ये रैंडम ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया वो बेसिकली क्या डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया है कि लेफ्ट में जो एलिमेंट आपने लिखा है और राइट में आपने जो एलिमेंट लिखा है वो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर दो। अब मैंने क्या किया है, मैंने बी और सी डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। अब ये एक राइट साइड वाला बन गया और ये एक लेफ्ट साइड वाला बन गया। तो अब देखो हमारा जो रैंडम ऑपरेशन है वो बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है कि एक जो चीज है वो लेफ्ट साइड में लिखी है और एक चीज जो है वो राइट साइड में लिखी है। तो लेफ्ट साइड, और यहां पर ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई बाय राइट साइड डिवाइडेड बाय 2, यही चीज करनी है हमें। अब ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड को मैंने ए लिख दिया है, राइट साइड मेरा क्या डिफाइन कर रहा है, bc/2, और फिर इन लोगों को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, abc डिवाइडेड बाई 4। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा ab/2 एंड देन फिर रैंडम ऑपरेशन सी, तो अगेन इट विल बिकम वन एंटिटी ab/2 और फिर सी एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाई 2। अब आप बोलोगे कि सर ये तो चीज समझ में आ गई, हमें ये पता है कि एसोसिएटिव इन नेचर होता है, दैट वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। आई नो दैट यू पीपल आर नोइंग। मैंने अभी देखो बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा ना यहां पर जो है, ठीक है, मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को कन्विंस करते जा रहा हूं कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे रिलेटेड है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है रिलेटेड से दो चीजों की, पहली वाली है क्लोज वाली और दूसरी वाली है एसोसिएटिव। मैं थोड़ा सा यहां पर जो है वो प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। अब मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में एक सेट है ए और दूसरा जो है वो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट इट विल बी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन है। क्या आप बता सकते हो कि एसोसिएटिव होगा ही नहीं होगा? इट इज अ क्यूब रूट यूनिटी, जहां पर हमें ये पता है, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड 11th और 12th में कि w⁻³ you will be getting 1, so it is a cube root unity. Can anyone tell me whether it is going to be associative in nature or not? ठीक है, बता दो मुझे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखूंगा, मैं कोई भी तीन, अब जैसे मेरा ऑपरेशन, देखो पहले ना आप लोग ना जल्दबाजी मत करो। ग्रुप थियरी में एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं मालूम है, क्लोज वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसको स्किप कर देते हैं, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी जो है वो उसको स्किप कर देते हैं। बट मैं ना आप लोगों को, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आप लोगों को एसोसिएटिव में ज्यादा प्रॉब्लम करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर एसोसिएटिव अगर आप सीख लोगे फिर धीरे धीरे आगे चल के ये चीजें आसान हो जाएंगी। आप लोग क्या करते हो, शुरू के दो जो प्रॉपर्टीज हैं वो छोड़ देते हो, मतलब क्लोज वाली प्रॉपर्टी छोड़ देते हो, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी छोड़ देते हो। बट बिलीव मी ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये, अब इसमें से कोई भी तीन एलिमेंट ले सकते हो। अब जैसे मैंने 1
फिर मल्टीप्लीकेशन ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर एंड देन इट इज इक्वल्स टू 1 और फिर ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट यूनिटी वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा 1 और फिर मल्टीप्लाई w3 एंड देन इट विल बिकम 1 into 1। आंसर में आपको आ गया 1। अब अगर मैं इस चीज को लिखूं 1 into यहां पर आ गया w3 और ये क्या आ गया, इट विल बिकम 1 into 1 एंड देन द आंसर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 1। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूं कि ये जो होगा वो एसोसिएटिव इन नेचर होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं दूसरी एक प्रॉपर्टी पे। अब लेट्स कंसीडर कि अगर मैंने ये लिखा है और मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, लेट्स कंसीडर कि मेरा जो आंसर है दैट आई विल बी गेटिंग 1 और फिर i और फिर माइनस i और लेट्स कंसीडर कि -1 वेयर i स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू योर -1 और अनदर वे ऑफ राइटिंग की i इट इज नथिंग बट रूट ऑफ -1। ठीक है, तो i स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू -1। कैन एनीवन टेल मी? देखो आप ना सेट में कुछ भी ले सकते हो, आप ऑपरेशन में कुछ भी ले सकते हो। तो ग्रुप ना एक्चुअली यही चीज है। प्रीवियस वाला स्टेप गलत है। अच्छा ये सेम कर दिया है मैंने। ठीक है, अब ये बता दो कि क्या ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी वेदर इट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट? कैन एनीवन कैन ओमेगा इंटू, अच्छा गलत है क्या? अभी सही है? ठीक है, ओके। कैन एनीवन टेल मी वेदर इट इज ए क्लोज्ड और नॉट? पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर मुझे ये चेक करो कि क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। कैन एनीवन टेल मी वेदर इट इज अ क्लोज्ड और नॉट? कैन एनीवन टेल मी वेदर इट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट? It is a closed or not? It is associative in nature or not? अच्छा क्लोज्ड का ओके, आई विल ट्राई टू टेक वन एग्जांपल। अब जैसे मैंने अगर आई ले लिया, लेट्स कंसीडर आई बिलोंग्स टू ए एंड माइनस आई दैट आल्सो बिलोंग्स टू ए। तो अब अगर मैं इस चीज को लूंगा तो व्हाट आई विल गेट, आई इंटू एन माइनस आई दैट विल बिलोंग्स टू व्हाट, then it will become minus of I square and then it will become I square, it is -1 and then the answer you will get 1 belongs to this particular set। तब मैं इस चीज को बोल सकता हूं कि ये क्लोज्ड है। अब क्या होगा मालूम है, ऐसा जरूरी नहीं आप कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको एसोसिएटिव लूं तो आई कैन टेक एनी एग्जांपल। अब 1 into I into minus I and then it is equals to 1 into I and let's consider minus I। ठीक है, and 1 into it will become minus I square और यहां पर आ गया I and then it will become minus I। तो what you will get 1 and I square it is nothing but -1, so यहां पर you will be getting 1 and then it will become 1 of minus I square, this one will become 1, ये minus and then it will become -1, so you will be getting 1, it is equals to 1। तो मैं बोल सकता हूं कि it is associative in nature। yes, we can easily try to find it out। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लोज भी है एसोसिएटिव भी है। तो क्या मैं सेट में कुछ भी ले सकता हूं? मैं सेट में कुछ भी ले सकता हूं। एसोसिएटिव भी है, यस इट इज एसोसिएटिव इन नेचर। ठीक है, इट इज एसोसिएटिव इन नेचर, वी कैन इजिली ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब अगर ना मैं ये एक सेट लेता हूं और यहां पर मैं एक ऑपरेशन लेता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अब ये वाला सेट मेरा स्पेशल लेता हूं। ये सेट में दुनिया के जितने भी मैट्रिसेस आते हैं 2x2 के, वो सारे मैट्रिसेस मैं लूंगा। लेट्स कंसीडर इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 और ऑपरेशन इट इज योर मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन। आप जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिया है, ये जो मैंने सेट लिया है, ये दुनिया में जितने भी मैट्रिसेस आते हैं 2x2 के वो मैंने ले लिए हैं और फिर मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन ले लिया। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये क्लोज होगा? अब जैसे एग्जांपल के लिए ये एक मैट्रिसेस है जो कि बेसिकली 2x2 का है, ये एक दूसरा मैट्रिसेस है जो अगेन बेसिकली 2x2 का है। तो अब अगर मैं a इंटू बी करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 2x2 का होगा। दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू योर सेट m of 2 of 2 विच रिप्रेजेंट अ सेट ये एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जो दुनिया के सारे 2x2 मैट्रिसेस के फॉर्मेट में है।
तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो क्लोज होगा। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी, तो हमको ये पता है कि मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिसेस आर क्लोज अंडर matrices are following satisfying the associative what? They will be satisfying associative the property. Everyone have understood this or not? Let's consider if I will be writing this thing. Clear hai? Clear everyone? एसोसिएटिव फॉलो करता है मैट्रिसेस कुणाल, कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो A इंटू बी इट इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। एम आई राइट? मेरे को मैट्रिसेस का नहीं पता है बट स्टिल आई नो दिस थिंग्स। वो सिंगुलैरिटी नॉन सिंगुलैरिटी थोड़ा मैं आगे चलूंगा जब मैं आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा और वो चीज पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए ठीक है, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यही पढ़ा रहा हूं। मेरा जो मेन मकसद है, ठीक है भाई, मैंने क्या बोला आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं बता रहा हूं ये क्लोज और एसोसिएटिव बड़े महंगे पड़ेंगे आपको बाद में, आप जरा ध्यान से सीखते जाओ। मैंने क्या बोला, मैं ना ये दुनिया का एक सेट ले रहा हूं, ऐसा सेट ले रहा हूं जिसमें 2x2 के सारे मैट्रिसेस। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये एक मैट्रिक्स है विच विल बी 2x2 का, फिर एक दूसरा मैट्रिक्स है विच विल बी 2x2 का। तो ऐसे दुनिया के जितने 2x2 मैट्रिसेस हैं वो सारे मैट्रिसेस मैं ले रहा हूं 2x2 के। ठीक है, ये मेरा सेट हो गया और फिर मल्टीप्लीकेशन मैंने यहां पर ले लिया। तो इफ आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट विच विल बी रिलेटेड टू दैट, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इट इज गोइंग टू बी दिस और नॉट? नहीं, जब हम लोग क्लोज और एसोसिएटिव चेक कर रहे हैं तो ये आप सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हो। जब अगर आपने डेफिनेशन नहीं देखी, मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने डेफिनेशन में ये पढ़ाया है कि यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, बेसिकली इट इज फॉर ऑल बी, ऑल ए, ऑल बी एंड ऑल सी। तो यू कैन टेक एनी एलिमेंट। मैंने यहां पर जब लिख रहा था तो मैंने ये बताया कि इट कैन बी एनी रैंडम एलिमेंट ए, इट कैन बी एनी रैंडम एलिमेंट बी एंड देन ए ऑपरेशन बी दैट बिलोंग्स टू जी। So this is two property that I want everyone to understand कि whether it is a closed or whether it is associative in nature. क्लियर है ये? अब तक क्लियर है कि क्लोज क्या है, एसोसिएटिव क्या है, ये क्लियर है? फिर मैं आगे चलता हूं और फिर मैंने आप लोगों को अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस भी करवाए। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि हम लोग जो है वो सेट में कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग जो है वो ऑपरेशन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हो? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ना आज आप लोगों के सामने एक नया ऑपरेशन यहां पर लेके आता हूं। अब इस ऑपरेशन का नाम जो है उसको मैं बोलूंगा एडिशन मॉड 6। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन है इसको मैं बोलूंगा एडिशन मॉड 6। अब ये एडिशन मॉड 6 ऑपरेशन क्या कहता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब जैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको एडिशन मॉड 6 कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके पास में एडिशन मॉड 6 आएगा इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है a प्लस बी का और उनका मॉड 6 ले लेना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं 2 एडिशन मॉड 6 3, देन आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि 2 प्लस 3 एंड देन आंसर आई विल बी गेटिंग मॉड 6। तो आंसर आई विल बी गेटिंग की 5 मॉड 6 एंड द आंसर आई विल गेट इज बेसिकली 5। तो एडिशन मॉड 6 क्या होता है, आप दो लोगों को ऐड करते हो और मॉड 6 निकाल लेते हो। जैसा मॉड ऑफ फंक्शन निकालते हो उसी तरीके से निकालना है, उसके पहले क्या करना है, वो दोनों को ऐड कर देना है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई हैरानी नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में मल्टीप्लीकेशंस भी होते हैं। ये एक मैंने ऑपरेशन यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, एडिशन मॉड 6 हो सकता है, एडिशन मॉड 10 हो सकता है, एडिशन मॉड 20 हो सकता है। बेसिकली इट इज एडिशन मॉड n टाइप वाला फंक्शन। ठीक है, हाँ, जिस तरीके से आप लोग लक्ष्य आप लोग मॉड वाली चीज निकालते हो उसी तरीके से करना, बट उसके पहले एडिशन कर देना। अब जब मैं अगर ये कंसीडर करो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने यहां पर सेट लिख दिया है और फिर मैंने एक रैंडम ऑपरेशन लिखा है। अब अगर मैंने सेट में यहां पर लिख दिया कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 और 5, लेट मी कंसीडर कि अगर मैं ये चीज लिखता हूं और फिर उसके बाद में मैंने एडिशन मॉड 6 लिख दिया, तो कैन एनीवन टेल मी कि वेदर इट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट?
क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो एसोसिएटिव इन नेचर होगा या नहीं होगा? ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट? 0 1 2 3 4 5 एंड yes, it is also closed and it is also associative in nature. Let's consider 3 4 5. अब जैसे मैंने 3 ले लिया, फिर एडिशन 6 और फिर यहां पर 4 एंड देन एडिशन 6 5 एंड लेट्स कंसीडर कि दिस इज 3 एंड देन एडिशन 6 4. अब फिर मैंने यहां पर ले लिया, दिस इज एडिशन 6 एंड देन लेट्स कंसीडर दिस इज 5. नाउ व्हाट आई विल डू, 4 और 5 what it will become 9. तो 9 mod 6, what is the answer that will be related to 9 mod 6? ठीक है, what is your answer that will be related to 9 mod 6? Can anyone tell me that? बोलो, what is your answer? 9 mod 6, right? तो here if I will try to take this and then answer you will get 3 and 3 mod 3 plus 3 mod 6, तो answer you will be getting 0, right? अब यहां पर 3 और 4 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 एंड देन यू विल टेक, देखो ऐड करना है, mod 6 लेना है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? ठीक है, अब अगर 3 और 4 7 आ गया और 7 mod 6 लिया तो यू विल गेट 1, ठीक है, और 1 एंड देन mod 6 एंड 5, व्हाट यू विल गेट? आंसर विल गेट 0. तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज एसोसिएटिव इन नेचर, यस और नो? ठीक है, यस, दिस इज सेटिस्फाइंग, इट इज नथिंग बट एसोसिएटिव इन नेचर. So it is associative in nature. Let's consider that it is nothing but your associative in nature. Clear है everyone? ठीक है, अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि let's consider this is your A and A is having 1, this is 2, this is 3. Let me consider my set as a power set of A and my operation is a symmetric difference. This is one way of writing, or another way of writing the power set of A or symmetric difference. Can I say that it is associative in nature or not? और दूसरे तरीके से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि that will be 2 power A और ये, और another way of writing, ये ना डिफरेंट वर्जन है इसके लिखने के. क्या मैं बोल, ये सब अलग अलग वर्जन है इसके लिखने के. आप मुझे बताओ कि they are associative in nature or not? यस शाश्वत, यस, एसोसिएटिव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, दैट ऑलवेज बी इन अ, ये जो ऑपरेशन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस विल ऑलवेज बी एसोसिएटिव इन नेचर. तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इट शुड बी इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड देन सिमेट्रिक डिफरेंस सी. आई होप मैं आप लोगों को ये सिखाया था. हम लोग ना इससे, अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इससे वेरीफाई कर सकते हैं. ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये रीजन 1 2, दिस इज 3, ये रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6 और रीजन 7. तो इन रीजन से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इट इज एसोसिएटिव इन नेचर. वी कैन इजिली. अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है, उस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने जब सेट पढ़ाया था तो सेट के बाद में मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी, उसमें ये था कि प्रूफ करो कि या क्या ये सही है या नहीं है. तो उसमें मैंने वो जो स्टेटमेंट दिया था, उन स्टेटमेंट को जब कभी भी आप लोग प्रूफ वाले में क्वेश्चन देता हूं ना आप लोगों को, आप लोग क्या क्या करो मालूम है, मैं अगर लिख दिया मेरे क्वेश्चन में कि प्रूफ करो इसको, तो उसको प्रूफ करके उसको ना आप अपने थ्योरम में लिख लो, अपनी नोट्स में बना लो. ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट है. किसी को प्रॉब्लम है ये वाले में, प्लीज लेट मी नो दैट. I'm so sorry. I'm so sorry. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ग्रुप में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं. किसको कंफ्यूजन हो रहा है? I'm so sorry. किसी को कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं है तो वी कैन गो अहेड. अच्छा, अगर आप लोग देखोगे ना तो गेट 2023 का जो क्वेश्चन है वो इस पे ही आया था. चेक करो कि ग्रुप है या नहीं है. कुछ नहीं है. मतलब अगर आप देखो, अपने को पता होगा उस टाइप का क्वेश्चन तो हम फोड़ के आ जाएंगे, रैंक आ जाएंगे.
पता नहीं होगा उस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आए। डिस्क्रीट मैथ्स में क्वेश्चंस टफ आते हैं, ये बात मान के चलो, ठीक है। डिस्क्रीट में क्वेश्चंस टफ आते हैं, आप आसान क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन मत करना। मेरी प्रैक्टिस शीट ठीक उसी तरीके से होती है जिस तरीके से टफ क्वेश्चंस आते हैं। गेट 2024 में भी टफ आएगा, 25 में भी टफ आएगा, 26 में भी टफ आएगा। डिस्क्रीट मैथ्स अब वो टफ कर दिए हैं। आप लोग अगर इजी का एक्सपेक्टेशन करते हो डिस्क्रीट मैथ्स से, तो आप लोगों को ये गलत फहमी है। डिस्क्रीट में क्वेश्चन टफ आएंगे। टफ आने का मतलब ये है दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट। इसीलिए जब कभी भी मैंने कोई भी प्रैक्टिस शीट शेयर की है उसमें मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि सर ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, नहीं, आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ, ट्राई टू अचीव दैट जो मैं प्रैक्टिस शीट में देता हूं, ठीक है। तो डू नॉट इग्नोर माय प्रैक्टिस शीट। एक मैंने ग्राफ थ्योरी का प्रैक्टिस शीट दिया था, उसमें फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सोच नहीं लगते। मतलब वो क्या करते हैं मालूम है, वो ये चाहते कि मैं सॉल्व करूं, तो फिर मैंने देना ही बंद कर दिया, मतलब जाने दो, ठीक है। बट मैं आगे दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं ना, अगर समझो मैं गेट में होता तो मैं ये क्वेश्चन देता था, ठीक है। अब अगर सुनना, अगर गेट में इस तरीके का ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला ये एक सेट है और फिर मैंने बोला ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। अब जैसे गेट में अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने यहां पर एक जो सेट लिया है वो मैंने फंक्शंस ले लिया। ये जो मेरा सेट है वो कुछ ना फंक्शन से बना हुआ है कि लेट्स कंसीडर कि दिस इज योर फंक्शन नंबर 1, दिस इज योर फंक्शन नंबर 2, दिस इज योर फंक्शन नंबर 3, दिस इज योर फंक्शन नंबर 4, दिस इज योर फंक्शन नंबर 5, दिस इज योर फंक्शन नंबर 6, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि दिस इज नथिंग बट योर सेट एंड लेट्स कंसीडर योर ऑपरेशन, इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज योर कंपोजिशन ऑपरेशन। अब ये जो फंक्शंस है वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अरे भाई माफ कर दे शाश्वत, मॉड 6 वाला कॉन्सेप्ट में कैसे बताऊं, इसको कोई मॉड 6 वाला कॉन्सेप्ट लिख के दे दो यार। ये बताऊं मैं नहीं बताऊं आप लोगों को मॉड 6, इसको कैसे मॉड 6 कैसे आप लोग कैसे कैलकुलेट, मुझे नहीं आता यार, कोई लिख दो यार मॉड 6 वाला। आ गया भाई तेरा शाश्वत। नहीं उसको भाई उसको बता दो, उसको हैरास मत करो, ठीक है। उफ, अंजलि ने तो कितना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, a+b इज लेस देन 6। आगे बढ़े। क्या कोई बताएगा मुझे, आगे बढ़े, बस करो भाई बस करो। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक सेट, फिर मैंने लिखा एक ऑपरेशन, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन। ये जो सेट है इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ये क्या का सेट है मालूम है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस।
ये जो सेट है ये कलेक्शन ऑफ फंक्शंस का है, ठीक है। तो लेट मी कंसीडर कि फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 3, ये आधा अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं इसको। और ऑपरेशन जो है वो है कंपोजिशन का, ठीक है। काहे का ऑपरेशन है? कंपोजिशन का। तो कैन एनीवन टेल मी कि वेदर इट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट? कैन एनीवन टेल मी वेदर इट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह पता होना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो होगा वो एसोसिएटिव इन नेचर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब ना मैं आप लोगों को देखो, ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और भी डिटेल में लेके चलूंगा, ठीक है। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और भी डिटेल में लेके चलूंगा, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो। अच्छा ठीक है, मतलब अभी नहीं करवाता हूं, बाद में करवा दूंगा, लेकिन सिर्फ मुझे ये बता दो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है दैट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट। अब जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर मैं होता तो मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर देता गेट में। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा और भी डिटेलिंग में लेके जाता हूं। देखो मैंने क्या किया है मालूम है, मैंने एक सेट लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अलग अलग तरीके के फंक्शंस का। जैसे एक एग्जांपल है, ये ए है, ठीक है। लेट्स कंसीडर एक सेट है ए का, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इसके जितने भी परमुटेशन होंगे वो एक फंक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 1 is pointing to 1, 2 is pointing to 2, 3 is pointing to 3. This is a function 1 जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं देखो, जैसे मैंने क्या किया मालूम है, मैं ना इनके परमुटेशंस वाले निकाल रहा हूं। ये 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1। ये जितने भी परमुटेशंस वाले हैं दैट आई विल ट्राई टू कम अप विद द फंक्शंस। अब अगर मैं यहां पर एक फंक्शन 2 लिखता हूं, इसमें मैंने क्या लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सेकेंड वाले को पॉइंट करवा देते हैं। 1 जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 जो है 2 जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, और 3 जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है। सो दिस वन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फंक्शन 1, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शन 2, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शन 3 के ऊपर, ठीक है। फंक्शन 3 क्या कह रहा है कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 which is pointing it out to 2, ठीक है, and 2 which is pointing it out to 1, and 3 which is pointing it out to 3. Let's consider this is 1, this is 2, this is 3. ये 2 1 3 हो गया। अब अगर मैं लूं, let's consider, अब जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल लेता हूं कि अब ये 2 1 3 हो गया, तो ये फंक्शन 1 फंक्शन 2 और ये फंक्शन 3। अब मैं फंक्शन 4 के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये मेरा हो गया फंक्शन 4। फंक्शन 4 में क्या है, ये वाला फंक्शन 4 आएगा कि 1 जो है वो पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 जो है वो पॉइंट कर रहा है 3 को, और 3 जो है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है 1 को। अब यहां पर जो है वो फंक्शन 5 बनाऊंगा, और फंक्शन 5 ये वाला जो हो गया ये फंक्शन 4 हो गया। अब ये मैं फंक्शन 5 बनाऊंगा। अब ये फंक्शन 5 क्या कहता है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 जो है दैट विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू 3, एंड 2 इट इज पॉइंटिंग इट आउट टू 1, एंड लेट्स कंसीडर कि 3 इट इज पॉइंटिंग इट आउट टू 2। तो दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग which is nothing but function 5। फिर function 6 ले लेता हूं कि 1, this is 2, this is 3, 1 which is pointing it out to 3, 2 which is pointing it out to 2, and 3 which is pointing it out to 1. This will become your function number 6। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 functions ले लिए, ठीक है। yes, ये 1 to 1 functions के permutation है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 functions, 1 to 1 correspondence functions के permutations मैंने बना लिए, ठीक है। ये मेरे फंक्शंस है। आई होप दैट दिस हैज बीन क्लियर टू एवरीवन। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1, ये फंक्शन 1 से लेके फंक्शन 6 तक। अब मैंने सेट क्या बनाया मालूम है, यहां पर देखना, ये मेरा सेट है और ये मेरा ऑपरेशन है। फिर मैंने क्या किया मालूम है,
मैंने अपने सेट में लिखा कि फंक्शन 1, फिर फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, फंक्शन 6, ठीक है। अब अगर देखो, ठीक है, उसके बाद में ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। अब अगर मैं बोलूं कि क्या ये क्लोज होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोज की, लेट्स कंसीडर मैं F2 और F3 ले लेता हूं। अब ये F2 है और फिर मैंने F3 ले लिया। F2 दैट बिलोंग्स टू A सेट से, F3 दैट आल्सो बिलोंग्स टू A। अब यहां पर देखना F2 कंपोजिशन F3, जब कभी भी मैं कंपोजिशन करता हूं तो हम लोग लेफ्ट से पढ़ते राइट से पढ़ते हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले F3 आएगा। F3 क्या है, F3 कहता है, पहले देखो F3 आएगा, तो ये 1, फिर ये 2, ये 3। पहले मैं F3 ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये आ गया 2, फिर ये आ गया 1, और फिर ये 3 का क्या आ गया 3। उसके बाद में F2 करना है। अब ये F2 1, अब ये 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 इज पॉइंटिंग टू 3। देखो 2 इट इज पॉइंटिंग इट आउट टू 3, 1 इट इज पॉइंटिंग इट आउट टू व्हाट, 1 इट इज पॉइंटिंग इट आउट टू 1, एंड 3 इट इज पॉइंटिंग इट आउट टू 2। तो मेरे को आंसर में क्या मिला, 3 1 2 मिल गया। अब ये 3 1 2 कहां है, 3 1 2 जो है वो F5 है, सो इट इज इक्वल्स टू योर F5। F5 भी सेट में होगा तो इट इज क्लोज्ड। क्लियर है ये? समझ में आया मैंने क्या किया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया कि मैंने क्या किया? मेरा जो सेट है दैट इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस परमुटेशन फंक्शन। डिफरेंट टाइम के परमुटेशंस वाले फंक्शंस मैंने बना लिए हैं। क्लियर हुआ? अब मुझे क्या करना है, अब सबसे बड़ा जो हर्डल है कि एसोसिएटिव चेक करना है। अगर मैंने एसोसिएटिव चेक कर लिया, हाँ वैसे नहीं कर सकते गोल्डी, मैंने सिर्फ उसके पहले जो है वो मैंने प्रॉपर्टी पूछी थी। समझ में आया? वो सिर्फ मैंने फंक्शंस की प्रॉपर्टी पूछी थी, ठीक है। अब मैं आप लोग लास्ट वाला स्टेप कैसे, ये देखना कौन पूछ रहा है, आशीष। आशीष मैंने क्या किया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया मालूम है, पहले मैंने F3 कैलकुलेट कर लिया। आप F3 देख लो, कुछ भी नहीं किया है, यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर ये 1 2 3 को मैंने 2 1 3 के फॉर्मेट में लिख दिया, 1 2 3 को 2 1 3 के फॉर्मेट में लिख दिया। F3 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको F2 लेना है। F2 कहां है, F2 यहां पर है। 1 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 1, छोटा बच्चा भी बता देगा 1 किसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब 1 पॉइंट कर रहा है 1 को, 2 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 2 पॉइंट कर रहा है 3 को, 3 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 3 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 2 को। ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अब अगर ये 1 2 3 इनपुट है, 3 1 2 आउटपुट है, तो ये क्या हो गया, F5 हो गया। बड़ा ही सिंपल सा ही है। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो दूसरा वाला टॉपिक है कि इट इज एसोसिएटिव इन नेचर और नॉट। लेट्स टेक F2 F3 और F5, या कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे ये F2, बड़ा ही ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर देखना F2 फिर F3 और फिर F5, इट शुड बी इक्वल्स टू F2 और फिर F3 और फिर कंपोजिशन F5, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या परफॉर्म करना है, बड़े प्यार से करो, F3 और F5 को परफॉर्म करना है। तो अब मैं F3 और F5 को परफॉर्म करता हूं। तो F3 और F5 को कैसे परफॉर्म करते हैं, पहले F5 होगा। F5 कहां है, यहां पर है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। उसके बाद में F5 की वैल्यू क्या है, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2। फिर F3 परफॉर्म कर रहा है। F3 1 किसको पॉइंट आउट किया है, 1 जो है वो 2 को पॉइंट आउट किया है, तो 1 जो है वो बेसिकली 2 को पॉइंट आउट किया है। 2 किसको पॉइंट आउट किया है, 2 1 को पॉइंट आउट किया। 3 किसको पॉइंट आउट किया, 3 इसको पॉइंट आउट किया। तो ये 3 2 1 आ गया। तो कहने का मतलब है कि इसका जो इनपुट है ये बेसिकली क्या परफॉर्म कर रहा है, इनपुट 1 2 3 है, ये 3 2 1 है। 3 2 1 कहां पर है, 3 2 1 है F6। तो अब मैं ये लूंगा कि F2 और ये F6। तो अब ये मेरा F6 आ गया। तो सबसे पहले मैं F6 लिख लेता हूं। F6 क्या है मेरा, 1 2 एंड 3। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। फिर मुझे F2 परफॉर्म करना है। 1 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 1 जो है वो 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, 2 जो है वो 3 को पॉइंट आउट कर रहा है, और 3 जो है वो 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। एंड व्हाट इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज 2 3 1। तो 1 2 3 का 2 3 1, 1 2 3 का 2 2 3 1, 2 3 1, यू विल गेट आंसर विच इज नथिंग बट योर F4। तो यहां पर मेरे को F4 मिल गया। अब राइट साइड वाला आप लोग चेक कर लो एक बार, समझ में आया ये?
ठीक है, ये वाला चेक कर लो, क्या वो F4 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। नहीं संगम, मैं यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, ये मेरे फंक्शन जो है वो परमुटेशन वाले फंक्शन है। ठीक है, क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ग्रुप पढ़ना है। वैसे फंक्शंस आपका एसोसिएटिव इन नेचर होता है। वैसे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर बट इट इज एसोसिएटिव इन नेचर। ये मैंने एक क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आप लोगों को दिया है, आप बस मुझे ये बताओ कि ये परमुटेशन वाले फंक्शंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये आप ना कोई भी रैंडम फंक्शन नहीं ले सकते हो, इसमें कुछ चीजें छुपी हुई हैं। हाँ, क्लोज वाला वैसे भी चेक कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट, सुनो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव होता है। मैंने यहां पर एक स्पेशल टाइप का फंक्शंस आप लोगों को बता दिया है, इस स्पेशल टाइप के फंक्शंस को आप बताओ कि एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है, आप अभी वहां पर एक स्टेटमेंट, एक लाइन लिख सकते हो कि भाई कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव इन नेचर होता है। ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताओ कि ये मेरे जो सेट के एलिमेंट्स थे, अब उसके बाद में जो यहां पर मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लिखूंगा तो वो भी मेरे आ जाएंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे एक डाउट पूछूं, ठीक है, आगे सबको? ये आ गया। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। मैंने अभी सिर्फ दो ही डेफिनेशन पढ़ाई है, क्लोज किसे कहते हैं, एसोसिएटिव किसे कहते हैं। देन इट माइट नॉट बी एसोसिएटिव। मैंने यहां पर स्पेशल कैटेगरीज वाला फंक्शन लिया है। सॉरी, देन इट मे नॉट बी क्लोज बट इट मे बी एसोसिएटिव। तीन फंक्शन आप लो, कोई भी तीन फंक्शन लो, वो एसोसिएटिव होगा ही होगा। कोई भी तीन फंक्शन लो वो एसोसिएटिव होगा। हाँ, कोई भी तीन फंक्शन से देयर माइट बी प्रॉपर्टी कि वो क्लोज ना हो। अरे आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो ब्रो, आप ना कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि लेट्स कंसीडर योर f ऑफ x, इट इज x। लेट्स कंसीडर योर g ऑफ x, इट इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 5। लेट्स कंसीडर योर h ऑफ x, लेट्स कंसीडर की रूट ऑफ x प्लस 1। आप ये फंक्शन लेके चेक कर सकते हो कि एसोसिएटिव है या नहीं है। आप एवरीथिंग इज बेसिकली दिस, आप ऐसे करके ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो पहले हमें कहा करना होता, पहले ये कर लेंगे, तो फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, यू विल बी राइटिंग f ऑफ g ऑफ x। पहले इसे सॉल्व कर लो, g ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर लो, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 5, ये यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 5। फिर इसका जो आंसर आएगा एंड देन फिर आप ये चीज कर लो। तो यू कैन टेक फॉर एनी एग्जांपल, फंक्शन आप तीन लोगे वो एसोसिएटिव होता ही होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। आप अपने से खुद से भी कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा एग्जांपल ही सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी फंक्शन जो होगा वो एसोसिएटिव होगा ही होगा। हाँ, क्लोज नहीं हो सकता है, क्लोज के लिए हमने स्पेशल ये मेरा स्पेशल कैटेगरी वाला मैंने अपने लिए बना के रखा है क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है। मैं आपको थोड़ा सा मुझे टाइम दो, आपको ये समझ में आएगा कि भाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट, ये परमुटेशन वाले फंक्शन। तो आप लोगों को वो लग रहा था कि क्लोज बड़ा आसान है, एसोसिएटिव बड़ा आसान है, नहीं, वो तब तक आसान है जब तब मैं सेट ऑफ इंटीजर और एडिशन पढ़ाता हूं। ठीक है, जब तक मैं सेट ऑफ इंटीजर और एडिशन पढ़ाता हूं तब तक ही क्लोज वाला आसान है। आप मुझे ये बता दो, ठीक है,
कहां एसोसिएटिव, किसका नहीं आ रहा यार? आप लोग गलती कर रहे रहोगे, आप लोग क्या कर रहे होगे, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, पहले हम F3 सॉल्व करते हैं फिर F2 सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आएगा कंपोजिशन F5, पहले हम लोग F5 सॉल्व करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे। आप ये चीज भूल रहे हो ना, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ सॉल्व करते हैं। आप क्या कर रहे होगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ सॉल्व कर रहे होगे, इसलिए नहीं आ रहा होगा। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हो गया? शैल आई मूव अहेड? अच्छा, सेट ऑफ अल्फाबेट एंड कॉन्केटिनेशन, क्या ये क्लोज्ड होगा, क्या ये एसोसिएटिव होगा? सेट ऑफ अल्फाबेट्स आपके टीओसी वाला और कॉन्केटिनेशन, क्या ये एसोसिएटिव होगा? यस, राइट। सेट ऑफ ग्राफ्स और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट एसोसिएटिव होगा? बिल्कुल एसोसिएटिव होगा, ये रिलेटेड टू दिस, बेसिकली सेम ही ग्राफ है। सेट ऑफ ग्राफ्स, यू कैन टेक दिस, और सेट ऑफ ग्राफ एंड लेट्स कंसीडर यूनियन, क्या ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा? सेट ऑफ ग्राफ और यूनियन, क्या ये एसोसिएटिव होगा? राइट? अब आपको समझ में आ रहा है, ग्रुप में हम लोग जो है वो बेसिकली कुछ भी ले सकते हैं। ग्रुप में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये जो ग्रुप थ्योरी होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है मालूम है, ये एक मैथमेटिक्स ये ऐसा है जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को पढ़ाना सिखाता है। यस, वेरी गुड कोल्डी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये एक फंक्शन लिया था, अब मैं इसको पता नहीं, मैं ये चीज बताऊंगा कुछ लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा। अब जैसे ये ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल पे मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है? अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल, सुनना मेरी बड़ी बात ध्यान से कि ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ते क्यों है। ग्रुप थ्योरी बेसिकली क्या कहता है ना, मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं थोड़ा और भी डिटेल में इसको लेके चलता हूं ग्रुप थ्योरी को, ठीक है? आप आई एम लिटिल बिट स्केर्ड टू टीच यू, क्योंकि ये चीज कोई बताता नहीं है, बट आई वॉन्ट टू यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि ग्रुप थ्योरी एग्जैक्टली होता क्या है। ग्रुप थ्योरी जो होती है, ये एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने का एक मैथमेटिक्स है। अब जैसे ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। एक ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि मैं इसको इस तरीके से फ्लिप कर दूं, एक ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि मैं इसको वर्टिकल रोटेट कर दूं, एक ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल रोटेट कर दूं। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3, ठीक है? अब एक ऑपरेशन ये है कि मैं अगर इसको इस तरीके से फ्लिप करूं तो व्हाट इट विल बी रिप्रेजेंटिंग, अगर वर्टिकल फ्लिप करूं तो ये 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 इज पॉइंटिंग टू 1, 1 इज पॉइंटिंग टू 1, 3 इज पॉइंटिंग टू 2, 3 इज पॉइंटिंग टू 2, 2 इज पॉइंटिंग टू 3। सो ये जो F2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग, क्या मालूम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग जो है वो वर्टिकली शिफ्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाहता हूं? अब अगर मैं समझो, अब इसको मैं एक बार रोटेट करूं इस तरफ, राइट साइड की तरफ, तो क्या आ जाएगा मालूम है मुझे यहां पर आ जाएगा 3, ठीक है? जब ये रोटेट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2।
1 is pointing it out to 3, 1 it is pointing it out to 3, ठीक है, and 3 it is pointing it out to 2. So ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This one is representing 3 1 2. So 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, it is basically representing F5. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये F5 रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैं एक बार और रोटेट करूं इसको, लेट्स कंसिडर कि इफ आई विल रोटेट वन मोर टाइम, तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 2 3 एंड 1, जो कोई ना कोई एक फंक्शंस आपको रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, इस तरीके से ये सारे फंक्शंस हैं. अब अगर मैं बोलूं कि इनके जो रोटेशंस हैं क्या वो एसोसिएटिव इन नेचर होगा या नहीं होगा? यस, इनके जो रोटेशंस हैं दैट विल बी एसोसिएटिव इन नेचर. तो यही चीज जो है वो बेसिकली आपकी जो है वही हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं. सो दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी. ये मैं थोड़ा बहुत डिटेलिंग में चले गया, इतनी डिटेलिंग में नहीं जाई जाती है, सिर्फ हमें ये पता करना होता है कि क्लोज है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है. तो रोटेशंस ऑफ ट्रायंगल्स, रोटेशंस ऑफ ट्रायंगल्स समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, पता नहीं, मतलब मैं वो नहीं बताना चाहता था, लेकिन ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज ग्रुप थ्योरी, इसको इस तरीके से ही पढ़ा जाता है. ठीक है, तो उनके आंसर्स ये हैं, ये कोई ना कोई एक ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन है. तो ट्रायंगल के जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो बेसिकली क्लोज होता है, वो बेसिकली एसोसिएटिव होता है. तो ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, अगर जो जो चीजें इसके लिए सेटिस्फाई करेंगी तो वो ट्रायंगल के रोटेशंस के लिए भी सेटिस्फाई करेंगे. तो मैथ्स में जब कोई भी बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आज ये ट्रेंडिंग में है कि उसको ना ग्रुप थ्योरी के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं. मैथ्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अभी तक अनसॉल्व्ड है. तो उसमें से एक क्वेश्चन जो था, ठीक है, वो आई थिंक मैं भी भूल रहा हूं, लिटिल्स फर्मेट्स थ्योरम था शायद, क्या उसको ग्रुप थ्योरी के थ्रू सॉल्व किया गया था. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रुप थ्योरी. तो इसको लिंकेज करना पड़ता है. अब ये ग्रुप थ्योरी आपकी केमिस्ट्री में भी है. जब केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग रोटेट करते हैं, मतलब जो जो चीजें इसके लिए वैलिड होंगी कि ये क्लोज्ड होती है और एसोसिएटिव होती है. अभी तक तो मैंने दो ही प्रॉपर्टी बताया आप लोगों को. ठीक है, तो अब मैंने ना दो प्रॉपर्टी बताया, तो यही चीज हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं. अब अगर केमिस्ट्री आ गया तो इट विल बी रिलेटेड टू योर डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर. अब अगर एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसके भी समझो रोटेशंस है, वो 6 रोटेशंस तक ही हैं. लेट्स कंसीडर कि अगर हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट है तो 100 फैक्टोरियल के पॉसिबिलिटी बनेगी, तो डीएनए में भी 100 फैक्टोरियल के रोटेशंस बनेंगे. तो इन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, कनेक्ट कर सकते हैं कि जो जो चीज अगर क्लोज होगा, अगर मैथमेटिक्स कहता है क्लोज होगा, तो हम बता सकते हैं कि डीएनए का अगर कोई भी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका अगर मॉलिक्यूल का कोई भी आप रोटेशंस करोगे तो वो बेसिकली क्लोज होगा एंड इट इज एसोसिएटिव इन नेचर. सो दैट इज आल्सो एसोसिएटिव इन नेचर. अब मैं अब आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूं जिसको केमिस्ट्री में पढ़ा भी नहीं रहा हूं मैं, एक बस बात कह रहा हूं कि कैसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मॉलिक्यूल चीजों को. तो ग्रुप थ्योरी इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग. तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ दो ही चीज पढ़ाई है. पहला मैंने क्लोज बता दिया है और दूसरी जो है, ठीक है, हाँ, दूसरी जो है वो मैंने बताई आपको कि एसोसिएटिव इन नेचर. चले अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ. अब इस पे काफी डिस्कशन हो गया, अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. समझ में आ? ठीक है, ग्रुप थ्योरी इट इज अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट. मतलब आप लोगों के गेट में जो ग्रुप थ्योरी होता है उसमें सिर्फ हमें ना कैलकुलेट करना सिखाया जाता है कि चेक करो एसोसिएटिव है या नहीं है, बट इसके जो रियल टाइम एप्लीकेशंस है दे आर अमेजिंग. ठीक है, मतलब फिलहाल के लिए आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि ग्रुप की, मैं बताऊं, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि सर ये बताओ कि गेट का सिलेबस क्या है ग्रुप थ्योरी का, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि जो ग्रुप थ्योरी का जो सिलेबस है गेट का, वो बेसिकली यही कि डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ा दी जाती है कि आप लोगों को डेफिनेशन आती रहे. ठीक है, पर मैंने एक्चुअली काफी एक्सटेंड, मतलब मैंने खींच लिया, बहुत सारी चीजों में खींच लिया. क्लोज क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले लिए. अब मैं आप लोगों को ये दो प्रॉपर्टी और बता देता हूं दैट विल बी रिलेटेड टू दैट. तो मैंने पहली प्रॉपर्टी यहां पर देखना कि ये आपका क्या हो गया, दिस विल बी रिलेटेड. आज मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, आज कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने. तो ठीक है, ये मेरा एक चीज है जिसमें से मैंने क्या किया, ये मेरा सेट है. तो पहली वाली जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी चेक की वो है क्लोज्ड,
और दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने चेक की, जिसको हम लोग एसोसिएटिव इन नेचर कहते हैं। अब जो है ना वो मैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी बोलूंगा, ठीक है। मैंने बताया ना कृष्णा, अच्छा ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। उसमें क्या है मालूम है, ग्रुप थ्योरी को इग्नोर मत करना, यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन अ ग्रुप थ्योरी। नहीं नहीं रिलेट मत करो प्रियंका भाई, प्रियंका सरकार भाई। अभी तक मैंने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी बताया है, पहला मैंने क्लोज और एसोसिएटिव बताया। मैं आप लोगों को ना आज एक चीज लिख के देता हूं, आप लोग गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, इस चीज का ना तुम लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इस चीज का तुम लोग जो है ना वो बेसिकली वीडियो बना लेना। गेट 2024 में आपको ग्रुप की थियरी के क्वेश्चंस, एक ग्रुप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 मार्क का आए चाहे 2 मार्क का आए। ये मेरा प्रेडिक्शन है और ये कभी गलत नहीं होता मेरा प्रेडिक्शन, ठीक है। ये चीज ले लो। मैंने आज तक आप लोगों को कभी ये मैंने बोला है कि मैंने आज तक कभी, मतलब जब से मैं डिस्क्रीट पढ़ा रहा हूं उस टाइम से मैंने कभी नहीं बोला कि देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे पता है, ये आप लोग लिख के ले लो। गेट 2024 में यू विल गेट अ क्वेश्चंस व्हिच विल बी रिलेटेड टू ग्रुप, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं। लेवल इट विल बी टफ गोल्डी भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है मार्केट में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ जो है वो यू विल हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ी पढ़ सकते हैं। देयर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब चैट जीपीटी आ गया, बार्ड आ गया, ठीक है। तो यू आर, मतलब हर एक साल में कुछ ना कुछ नया ही बदल जा रहा है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि सिर्फ आपको थोड़े लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यू विल हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ, they can give a good question which will be based on the group theory। and आप लोग मेरी प्रैक्टिस शीट को थोड़ा सा लाइटली मत लो, टेक इट वेरी सीरियस अबाउट माय प्रैक्टिस शीट। मैं आप लोगों को, कोई भी व्यक्ति अगर मुझे बोलेगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मुझे ये बोलेगा कि पिछले 5 सालों का डिस्क्रीट मैथ्स के क्वेश्चन जो है आप मेरे को किसी न किसी रेफरेंस बुक में दिखा दो, मैं आपको दिखा दूंगा रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चन इस रेफरेंस बुक का आया है। रेफरेंस बुक के पीछे से ही क्वेश्चंस लेते हैं और बाबा सर भी वही करते हैं। बाबा सर वो जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी है वो मैं रेफरेंस बुक से ढूंढ के निकाल के देता हूं, कहां कहीं सी बच्चे को क्वेश्चंस मिल जाए, एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस शीट भाई बहुत सीरियसली लो इस चीज को, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ क्वेश्चंस मेरे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस, अब जैसे आज मैं ऐसे ही एक पढ़ रहा था तो मेरे को एक नया ग्राफ का क्वेश्चन दिया तो दिखा, तो मैं वो प्रैक्टिस शीट में इंक्लूड कर दूंगा। आप लोगों को पता नहीं है मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूं। मैं सच बताऊं, देखो अब मैं कोई भी एक रेफरेंस बुक लिया ना, तो उस रेफरेंस बुक का आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि जब रेफरेंस बुक खत्म होती तो उसमें ना रेफरेंसेस में 25 ऑथर के नाम देते हैं। यू वोंट बिलीव मैं क्या करता हूं, मतलब मुझे ऑन रिकॉर्ड तो ये नहीं बोलना चाहिए ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं ना वो जितने भी रेफरेंसेस हैं वो सारे रेफरेंसेस के कॉपी करता हूं, गूगल पे पेस्ट करता हूं, और कुछ अगर नई चीज सीखने को मिलती है तो मैं उसको लिख लेता हूं ताकि मेरे बच्चों का भला हो जाए। क्योंकि एट द एंड क्या होगा मालूम है, एट द एंड मुझे देखो, मैं 100 घंटे पढ़ाऊं, 150 घंटे पढ़ाऊं, मैं आप लोगों के साथ मजाक करूं, आप मेरे साथ मजाक करो, ठीक है, या मैं आपकी बेइज्जती करूं, आप मेरी बेइज्जती करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको हंसाऊं, आप मेरे को हंसाओ, एट द एंड क्या मैटर करता है, एट द एंड यही मैटर करता है। आप अगर गेट में गए, ठीक है, तो अब ठीक है कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि बोर कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है मुझे पता है, बट आई नो कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फॉर यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क्स आने चाहिए, वही मेरा एक सबसे बड़ा ध्येय है, वही मेरा एक सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बोला है, जो मेरे पिछले साल के बच्चे थे, जो मेरे बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे थे, कि मैं डिस्क्रीट में आप लोगों को गेट पढ़ाना सिखा दूंगा। अब मैं आप लोगों का ना एक्चुअल पढ़ने का तरीका गलत है, मतलब अगर मैं बोलूं, मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। 5 साल पहले, 10 साल पहले जो है, जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ते थे उस तरीके से आज के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने अगर एक फाउंडेशन, मैंने यहां पर डिस्क्रीट मैथ्स का फाउंडेशन बना के दे दिया है। डिस्क्रीट मैथ्स के फाउंडेशंस में 100 से 150 घंटे जाते हैं इसके फाउंडेशंस बनाने में। अब
डिस्क्रीट मैथ्स में इतने टर्म्स हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये कभी एंड नहीं होगी। आप लॉजिक लोगे ना, तो लॉजिक में लोग पीएचडी करके बैठे हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक में पीएचडी करके बैठे हैं। अब वो नेवर एंडिंग चीज है, मतलब कुछ कुछ लोग इसको 400-400 घंटे पढ़ाते हैं, बट आई विल टेल यू कि इतना जरूरी नहीं है। फाउंडेशन आप 100 से 150 घंटे के अंदर, डिपेंड ऑन बैच साइज क्या है, 40 बच्चों की बैच है तो 80 घंटे में पढ़ा के निकल जाएंगे। 2 बच्चे बैठे हैं तो उनको मैं 60 घंटे में पढ़ा के दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, मैंने अभिषेक बोला था, मैं आप लोगों को, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के सारी चीजें, मैं प्रैक्टिस शीट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं ये रोज ही कहते आ रहा हूं, कल भी मैंने बताया था, ताकि आप लोगों का ना, ठीक है, ताकि आप लोगों का मैंने बताया था कि अब मुझे पता है आप लोग मुझे रोज पिंग करोगे, कब खत्म कर रहे हो डिस्क्रीट मैथ्स, कब खत्म कर रहे हो, कब प्रैक्टिस शीट ले आ रहे हो, कब ये कर रहे हो। इसलिए मैंने कल बता दिया कि देखो 15-16 तारीख तक मैं डिस्क्रीट कंप्लीट करवा दूंगा, 3-4 दिन लेके प्रैक्टिस शीट करवा दूंगा। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ये 100 से 150 घंटे, इसके ऊपर ना ये फाउंडेशंस बनाई जाती है। ये इस क्वेश्चंस में जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा फाउंडेशंस बनेंगे। ये इस सब्जेक्ट्स का नहीं है, ये बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी यही कॉन्सेप्ट है। होता क्या था पहले के बच्चे, में बता रहा हूं 10 साल पहले, 12 साल पहले जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता था, फाउंडेशन बनाना सिखा दिया, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो अब कोई अगर क्वेश्चन आया तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, अभी के बच्चे में, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्पेशली दिस बैच की तो मैं बात ही कर सकता हूं। अगर मैं आपकी बात करूं, मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में, ये आप लोग जो गंदे बच्चे हो उनके बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग क्या करते हो ना, एक मैंने अगर क्वेश्चन दिया तो आप ये कहते हो ना, आप ऐसे कर लो, सर आप सॉल्व करके दिखाओ ना, आप सॉल्व करोगे, एक आप सॉल्व करोगे ना तो मैं दूसरा सॉल्व करूंगा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा जब तक पहला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे। बट एक्चुअल में गेट पढ़ने वाला बच्चा क्या कहेगा, बोलेगा देख भाई मेरे को फाउंडेशन पता है, मैं काम करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वो चीज सीखेगा। ये चीज आप लोग नहीं करते हो, यू एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट विच इज रॉन्ग एक्चुअली, दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब इसमें से कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो गए रहेंगे। अब जैसे कुछ बच्चे, अच्छा ये भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं ना पढ़ नहीं पा रही हूँ या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देखो अक्टूबर में वैसे भी आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज देने वाले हो। अभी आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, ये सितंबर हो गया, इन 2 महीने में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट, जो भी आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं, बैकलॉग बचे, ये सब्जेक्ट्स कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दे दो, सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर में टेस्ट सीरीज आएगी, इस टेस्ट सीरीज में सेक्शन टेस्ट होते हैं। अब ये सेक्शन टेस्ट में वैसे भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी आपकी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो 2 महीने बचे हैं आपके पास में, इनमें आप क्या करो मालूम है, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ जाओ, जितने बैकलॉग हैं वो खत्म कर लो, क्योंकि अगर आप इसमें प्रैक्टिस करने पे गए अभी तो उलझ के रह जाओगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने वो प्रैक्टिस शीट और वो सब बंद करवा के आप लोगों का 3 दिन का सेशन लेने वाला हूं, तो उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगा ताकि आप लोगों का भी टाइम बच जाए। तो ये मेरी प्लानिंग है और यही मैं बहुत दिन से आपको बोलते भी आ रहा हूं। तो यही एक चीज है कि आप लोग सितंबर और ये अगस्त में ट्राई टू कंप्लीट योर एवरीथिंग। उसके बाद में वैसे भी सेक्शन टेस्ट देना ही है अक्टूबर में, नवंबर में, ठीक है। तो ठीक है, वैसे ही आपको सेक्शन टेस्ट देना ही है। जब अगर टेस्ट देना ही है तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस भी उसी टाइम पे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। अगर आपने सच में मन लगा के पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट 2 साल बाद भी, अगर मेरे कॉन्सेप्ट मेरी आप अपनी नोट्स में से मेरा अगर एक भी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, आपको एग्जैक्टली 2 साल पहले ये जो सिनेरियो चल रहा है, ये सिनेरियो एग्जैक्टली सेम आएगा आपको, ठीक है। टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप इसको स्किप मत करना, ठीक है। कुछ बच्चे अभी खरीदते हैं, कुछ बच्चे बाद खरीदते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर। रिवीजन आप रोज करते रहो, ठीक है। अभी आप लोगों का एक ही चीज होना चाहिए, बैकलॉग कंप्लीट करना है और रिवीजन एवरीडे, ठीक है। एवरीडे रिवीजन, जो भी पढ़े हो उसका रिवीजन करते रहो। अगर 6 आवर्स की आपकी क्लास चल रही है, आई वुड बी सजेस्टिंग रिवीजन एवरीडे। ये 2 चीजें करते रहो। प्रैक्टिस आप अक्टूबर में कर लो। ये उन बच्चों के लिए है जिनके सब्जेक्ट्स जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं।
और जिन बच्चों के सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं उनको रिवीजन के साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी करना ही है। जिनके सब्जेक्ट्स एक या दो बचे हुए, मतलब जो लोग कॉन्फिडेंट है दे कैन गो फॉर प्रैक्टिस। जिनके बहुत सारे, अच्छा जिन ये जो चीज करनी है, जिनके 6 से 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और सिर्फ ये वाली जो चीज करनी है जिनके 3 से 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। तो जिनका 3 से 4 सब्जेक्ट है वो लोग सिर्फ रिवीजन करने पे ध्यान दे, जिनका 6 से 8 सब्जेक्ट्स है वो लोग बेसिकली प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान दे। अक्टूबर में ऐसा नहीं कि अक्टूबर में पढ़ाई नहीं होती है, अक्टूबर में भी पढ़ाई होती है, लेकिन हम लोग उसको एक सेव करके रखें, मतलब वो हमारा बफर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब अगर यहां नहीं पढ़ाई हो पाएगी तो हम अक्टूबर में पढ़ेंगे ना, यही करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग सेव करके रखें। ऐसा नहीं कि अक्टूबर में सिर्फ प्रैक्टिस करना, पढ़ना भी है वहां पर, अगर कुछ छूट गया तो वहां पढ़ लेंगे। तो ये चीज है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। देखो मैंने जब क्लास शुरू की थी तो मैंने स्ट्रैटेजी कुछ और बताई थी, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस इतने आ रहे थे तो उस तरीके से मैंने क्या किया मालूम है, फिर मैंने आपकी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी कुछ और बता रहा हूं, ठीक है। 2 स्ट्रैटेजी बताई, 6 से 8 सब्जेक्ट्स अगर नहीं हुए हैं तो आप लेक्चर्स कंप्लीट करो और उसके जो है ना वो बेसिकली क्या कहते हैं कि रिवीजन रोज करो। आज जो भी पढ़ा है सब लिखते जाओ, कल जो भी पढ़ो वो तो पढ़ो ही पढ़ो, मतलब कल का रिवीजन करना है, परसों का भी रिवीजन करना है, एक बार सब देखते रहो, रिवीजन करते रहो। अगर समझो मैं होता आपकी जगह तो मैं क्या करता मालूम है, मेरी 6 घंटे की क्लास चल रही है, एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाया, दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स बनाया, तीसरे सब्जेक्ट का नोट्स बनाया, ठीक है, ये मेरा दिन खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग जो कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप लोग कॉलेज भी जा रहे हो। अब मैं क्या बोलूंगा, अब ये रिवीजन में रात में सोने के टाइम पे मैंने डीबीएमएस में क्या पढ़ा, एल्गो में क्या पढ़ा और डिस्क्रीट में क्या पढ़ा, ये मैं क्या कर लूंगा, रिवीजन कर लूंगा। फिर उसके बाद में ये दूसरे दिन की, ये 10 तारीख का है और ये 11 तारीख का है, फिर से ये 3 फैकल्टीज ने फिर से पढ़ाया, फिर से मैं इनका रिवीजन करूंगा। ये रिवीजन तो करूंगा ही करूंगा, कल का भी मैं थोड़ा सा रिवीजन मार दूंगा ऐसे ऊपर ऊपर से। फिर ये 12 तारीख का मैं ये इस दिन का तो रिवीजन करूंगा ही करूंगा, इस दिन का भी ऐसे ऊपर ऊपर से मार दूंगा। तो जब तक आप अक्टूबर में पहुंचोगे ना तो एक्चुअली आपके पास पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक साथ में होगा, ठीक है। और जो कॉलेज पास आउट है भाई, मैं बता रहा हूं 2 घंटे की रोज प्रैक्टिस कर, कोई भी सब्जेक्ट उठा ले, कोई भी कुछ भी कर, 2 घंटे की रोज प्रैक्टिस कर। 6 से 8 घंटे का 6 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट है, 2 घंटे की रोज प्रैक्टिस कर। जो 2025 वाले बैच वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीशन और रिवीजन के ऊपर ध्यान दे, बस। जो 2025 वाले हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीशन, रिवीजन और डीपीपी अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो फैकल्टी से पूछ लो, ठीक है। ये 2025 वालों के लिए, ठीक है, ये चीज कर लो। सब्जेक्ट कंप्लीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भाई खलील सर पढ़ा रहे हैं, एल्गोरिथम पढ़ा रहे हैं, दुनिया इंडिया का बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एल्गोरिथम का। उनको पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, किस तरीके का पेपर सेट होने वाला है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो तुम बस खलील सर की क्लास में सिर्फ सुनते रहो, उनको देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो, कुछ नहीं करना है, बाकी का वो संभाल लेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इस तरीके से करो, फैकल्टी के ऊपर भरोसा करो, सब्जेक्ट कंप्लीट करो, रिवीजन करो, बाकी का कुछ नहीं है, बाकी का सब हो जाएगा यार, डोंट वरी। ठीक है, और टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो बाबा है, मैं रहूंगा, मैं खूंखार दिखता हूं लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आई विल बी देयर फॉर यू। जब आप निराश हो जाना तो फिर मुझे याद करना, आई विल बी देयर फॉर, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, चलो ये 2 प्रॉपर्टी और भी पढ़ लेते हैं। पहली वाली थी क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी, दूसरी वाली जो है वो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है, और इसमें तो काफी कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा।
अगर इसमें भी कॉन्फिडेंस आ गया है ना, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ये दो भी मिलके एक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर मैं इसके आगे नहीं भी पढ़ाऊं तो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ आज सिखा के ही जाऊंगा। बट थर्ड वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। अब ये आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। तो जिस तरीके से मैं बोलूंगा उस तरीके से ही आपको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस तरीके से आप बोलोगे तो आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले तो तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, पहले तो तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो मैं ना एक ही बात, जो बच्चा सीरियस होता है ना मैं उसको ही बताता हूं, ठीक है। जो बच्चा सीरियस नहीं है मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता कि मैं उसको ही बताऊं ए तू पढ़ पढ़ पढ़। वो बोल रहा है मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है मत पढ़, चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 महीने बाद घूम के बाबा सर बता दो ना, आप सही बोल रहे थे। तो एक टाइम आता है फिर हम हेल्प नहीं कर पाते। चलो अब पढ़ते हैं। अब लेट्स, दो प्रॉपर्टी और हैं, दो प्रॉपर्टी सिखा देता हूं, डेफिनेशन तो एटलीस्ट सिखा देता हूं, फिर मंडे को हम लोग देखेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिस तरीके से मैं बोलूंगा उसी तरीके से आपको भी बोलना है। आइडेंटिटी वाले में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सुनना, अब ये आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरीके से मैं बोलूंगा उसी तरीके से आपको भी बोलना। मैंने क्या बोला, मैं जब ए लिखूंगा तो आंसर में भी ए ही आना चाहिए। मैंने क्या बोला अभी, आप लोग भी बोलना वहां पर, जैसे जैसे मैंने अगर ए लिखा तो आंसर में भी मुझे ए ही आना चाहिए। ये आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब जैसे मैंने क्लोज बता दिया, एसोसिएटिव बता दिया, थर्ड वाला यहां ज्यादा अच्छा लग रहा है लिखना। मैंने थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है वो है मेरी आइडेंटिटी की। अब ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की क्या कहती है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से आपको भी बोलना है, ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी ये है कि आइडेंटिटी कहता है अगर मैंने ए लिखा तो आंसर में भी मुझे ए ही आना चाहिए। मैंने अगर ए लिखा तो आंसर में भी मुझे ए ही आना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। ऑपरेशन के बाद में जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने अगर ए लिखा तो आंसर में भी ए ही आना चाहिए। पहला तो ये स्टेटमेंट होगा, मैंने अगर ए लिखा तो आंसर में भी मुझे ए ही आना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में जो कुछ भी मैं लिखूंगा उसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। मैंने जो ए लिखा आंसर में भी मुझे ए ही आना चाहिए। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, जो मैंने लिखा आंसर में भी वही आना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में जो लिखते हैं वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। ऐसा मैं यहां पर लिख भी देता हूं अगर आपको चाहिए, ठीक है। मैंने ए लिखा, ठीक है, ओके लेट्स, मैंने ए लिखा, ए आना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में इसको इंग्लिश में भी लिख लेता हूं कि इफ आई एम राइटिंग ए, आंसर शुड बी ए, ठीक है, एंड आफ्टर द ऑपरेशन देन इट विल बिकम द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लेट्स गो टू अवर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल। अब जैसे ये वाला मेरा एक एग्जांपल है, इस वाले एग्जांपल में, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। इस वाले एग्जांपल में अब मैंने क्या किया है, मेरा सेट क्या है, सेट है मेरा z का और ये प्लस का। मैंने ए लिखा, आंसर में मुझे ए आना चाहिए। फिर मैं लिखूंगा मेरा ऑपरेशन। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0। नाउ द 0 विल बिकम द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 विल बिकम द आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने क्या लिखा, ए लिखा, आंसर में मुझे ए आ गया। ऑपरेशन के बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर लिख दिया 0, तो इट विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं आ जाता हूं इस पे, GLB, ठीक है। अब अच्छा, इसके लिए अभी फिलहाल के लिए होल्ड करते हैं इसको, नहीं इसको भी कर ही सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैंने अगर 12 लिखा, जैसे ये लिखा, ठीक है, लेट्स कंसीडर कि 12 लिखा और आंसर में भी मुझे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। एक्चुअली इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, जस्ट होल्ड ऑन, नहीं तो ये इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। Okay, this is not a close, we will not try to check it for this. Okay, let's consider this particular example.
मैंने क्या लिखा, ठीक है, यहां पर मैं वो दो एग्जांपल में बाद में आऊंगा, प्लीज पहले समझ लेते, उनके लिए नहीं वैलिड है तो मैं नहीं बता रहा हूं। अब लेट्स कंसीडर इसके लिए, मैंने यहां पर क्या लिखा, मेरा ऑपरेशन क्या है, मेरा ऑपरेशन है ए के साथ में मल्टीप्लीकेशन। ए क्या है, ए है 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। मैंने अगर यहां पर 2 रेस टू a लिखा, क्योंकि मेरा एलिमेंट 2 रेस टू a है, तो मेरा आंसर भी 2 रेस टू a आना चाहिए। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। अगर ये मल्टीप्लीकेशन का है तो आई विल बी राइटिंग 2 रेस टू 0, देन 2 रेस टू 0 विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यही बस कारगर है, यही चीज हमको लेके आना है। मैंने अगर 2 रेस टू a लिखा, मेरा आंसर 2 रेस टू a आना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में जो कुछ भी लिखूंगा दैट विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम लोग इसमें आते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, यहां इसको ध्यान से देखना जरा एवरीवन। मैंने यहां पर a लिखा, मेरा आंसर भी a ही आना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में जो कुछ लिखूंगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बट ये ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, इट इज ए बी बाई 2, तो इट विल बिकम ए ई डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इट विल बिकम ई, then a gets cancelled and then e will become 2, so my identity element will become 2. So this is basically unique. अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो identity element आ रहा है मेरा वो basically unique आ रहा है। I hope that everybody has understood. देखो मैं फिर से इस चीज को बताता हूं। अब अगर मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोलते जा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बोलते जा रहा हूं, मैं अगर मैंने a लिखा तो मेरा आंसर भी a ही आना चाहिए। फिर ऑपरेशन के बाद में जो कुछ भी लिखूंगा वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बट मुझे नहीं पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो मैं ये ऑपरेशन चेक करूंगा, क्योंकि दिस ऑपरेशन इज वेरी क्रिटिकल। इसके पहले वाले ऑपरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मल्टीप्लीकेशन था, एडिशन था। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बाई 2, तो ये हो गया ए बाई 2 एंड आंसर विल बिकम ए, तो ए गेट्स कैंसल्ड एंड देन द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बिकम 2। तो क्या सर ये फिक्स्ड है, हाँ ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है ब्रो, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट विल बिकम यूनिक। मतलब अगर आप 5 भी लोगे तो भी आपको 2 आएगा, 6 भी लोगे तो भी 2 आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट विल बिकम फिक्स्ड। अब अगर यहां पर मैं लिखता हूं, अब मैंने क्या लिखा, मैंने W लिखा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। मैंने यहां पर W लिखा, आंसर मेरा W आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। अब क्या लिखूंगा, इसी एलिमेंट में से लिखूंगा एंड देन 1 विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने जो लिखा, ठीक है, मैं ओमेगा स्क्वायर लिखा, मेरा आंसर ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। ऑपरेशन क्या है, 2 स्टेटमेंट है, जो लिखा वही आना चाहिए। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, देन व्हाट आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट व्हिच इज नथिंग बट 1, देन 1 विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इट विल बिकम यूनिक। इसके ऊपर आते, मैंने अगर ये लिखा, ठीक है, इफ आई विल बी राइटिंग दिस माय आंसर शुड बी दिस, okay, if I will be writing this my answer should be this. After multiplication what I have to write, I have to write this one. तो जो लिखा वही आया। ऑपरेशन के बाद में क्या लिखूंगा, ऑपरेशन के बाद में 1 लिखूंगा। लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट शुड बी द आंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विच रिलेटेड टू दिस, कैन एनीवन टेल मी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, यस। तो मैंने अगर ए लिखा, मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, मेरे को आंसर में भी मैट्रिक्स ए ही आएगा, देन व्हाट आई विल बी राइटिंग। ऑपरेशन क्या है, 2 चीजें हैं। मैंने अगर मैट्रिक्स ए 2/2 का लिखा तो ये मेरा मैट्रिक्स भी ए 2/2 का आएगा। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, देन व्हाट आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर आते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये भी क्रिटिकल नहीं है। मैंने अगर 3 लिखा, मेरा आंसर 3 आना चाहिए। एडिशन मोड 6 में क्या लिखूंगा, मैं 0 लिखूंगा, 0 विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट। अलग अलग के लिए आइडेंटिटी बदलती रहेगी, सीधी सी बात है आयुष, लेकिन हर एक स्लाइड में यूनिक होगा, मतलब हर एक एग्जाम्पल में यूनिक होगा। इसके लिए 0 है, उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसके लिए कुछ और था। समझे, क्लियर है, ठीक है।
कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने सेट ए लिखा, ठीक है, मेरा आंसर ए आएगा। ऑपरेशन के बाद में व्हाट आई विल बी राइटिंग, I will be writing anyone 5. Very good. This will become my identity element. This will become my identity element. ठीक है। अगर क्या कोई मुझे ये बता सकता है, नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, अरे हम व्हाट इज दिस ऑपरेशन ब्रो, दिस ऑपरेशन इज दिस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, यही होता है ना। तो ए यूनियन 5 माइनस ए इंटरसेक्शन 5, what you will get, you will get A only, right? यही होता है, you will get A। अरे भाई, अरे मेरे भाई लोग, तुम लोग ऐसा मत करो यार, ठीक है। Asymmetric difference B, this is this part. So what you will get? You will get A union B minus A intersection B, right? यही होता है ना। A/2 वाला समझ में नहीं आया, तुम अभी आ रहे हो, रुक जाओ भाई, तुम अभी रुक जाओ यार, तू वो तो बहुत पीछे चले गया, रुक जा अभी, तू लास्ट में ले लूंगा फिर से, ठीक है। इसका क्या आएगा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस? आइरिस ऑपरेशन क्या है? 1 2 3 इज नॉट, 1 2 3 इज नॉट एन एलिमेंट। यू डोंट गिव, नहीं नहीं, यू पीपल आर रॉन्ग, यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। आप लोग जो है ना वो मेरा पॉइंट समझ नहीं रहे हो, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला है, मेरा पास में, ओके आई विल ट्राई टू, यस F1 इज माई आंसर। देखो मैंने क्या बोला है, ये मेरा सेट है, ये मेरा ऑपरेशन है। अच्छा, सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे, सेट के अगर एलिमेंट होंगे तो F1 ये एक एलिमेंट है, मतलब ये एक फंक्शन विल बिकम द एलिमेंट ऑफ दिस। F2 इज एलिमेंट, ऐसे करते करते मेरे पास 6 एलिमेंट है। आप ना ये भूलो मत, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक ग्राफ हो सकती है, वो एक फैन हो सकता है, वो एक फंक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। F1 F2 F3 F4, ये F5 और ये F6, और फिर ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो अब मैंने क्या बोला है आप लोगों को, मैंने लिखा है कि मैं अगर F5 लिखूं तो मेरा आंसर भी F5 ही आना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में जो कुछ भी मैं लिखूंगा, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो F1 होगा, F1 विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है? नहीं सिद्धार्थ, तुम यहीं पर गलती कर रहे हो, तुम यहीं पर गलती कर रहे हो। मैंने क्या बोला है, यू जस्ट गो विथ माई फ्लो। मेरा फ्लो क्या कहता है, मैंने अगर F5 लिखा है तो मेरा आंसर में भी F5 ही आना चाहिए। उसके बाद में मैंने ऑपरेशन लिखा है और ये है F1। इसको पहले आप अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, पहले F1 कर लो। F1 है 1 2 1, फिर 2 2 2 और फिर 3 2 3।
फिर F5 कर लो। F5 क्या है? 1 इट इज पॉइंटिंग टू 3, 2 इट इज पॉइंटिंग टू 1, 3 इट इज पॉइंटिंग टू 2। अब अगर इसमें से मैं इनपुट हटा दूं और आउटपुट ले लूं तो 1 2 3 का 3 1 2, 1 2 3 का 3 1 2, दैट एग्जैक्टली F5। तो F5 मैंने लिखा लेफ्ट में, तो मेरा आंसर भी F5 आना चाहिए, ठीक है। और जो भी कुछ मैं लिखूंगा दैट विल बिकम माय आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज नथिंग बट योर कॉन्सेप्ट। क्लियर है अभी ये चीज? ठीक है। तो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई है आप लोगों को, मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो इनको क्या बोला जाता है? कैन एनीवन टेल मी? मोनोइड, वेरी गुड। यस, चलो अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है? इसमें मैं क्वेश्चंस इंक्लूड कर देता हूं। ये तीनों के लिए आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस चलो लिख देता हूं। ओके ठीक है, कल ही कर लेंगे, आज रहने दो, कल ही कर लेते हैं, ठीक है। अरे कल नहीं है, आप लोगों को चाहिए ये चाहिए रहेगा ना, सैटरडे संडे क्या करोगे? बट वो ग्रुप वाला है यार, ठीक है रहने दो, फिलहाल के लिए रहने दो। सैटरडे संडे कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है। कल नहीं ले रहा हूं क्लास में, ठीक है। ओके, तो खुश रहो, पढ़ते रहो, परेशान मत होना, कुछ भी दिक्कत रहे मैं हूं, डोंट वरी।